हेलो बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग इस वर्चुअल क्लास में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। बहुत ही कम लोगों ने इस वीडियो को देखा है। यदि आपकी इच्छा पढ़ने की न कर रही हो तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पंखा वगैरह बंद है, क्योंकि पंखा चलता है तो बड़ी आवाज़ घघराहट आती है। पसीने से तरबतर हो, परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है, और आप लोगों के कारण ही अतिरिक्त समय निकाल करके मैं यह कार्य करता हूँ। तो अगर आप रुचि नहीं दिखाएंगे तो मेरे इस परिश्रम का कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर आपकी इच्छा न हो तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, ठीक है। कोई बहुत मुझे आनंद नहीं आ रहा है, और चूँकि मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, अपना कर्तव्य मान करके मैं यह कार्य कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, केवल एक नैतिक दबाव है, नैतिक प्रेशर मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे आपको अपने कुछ टिप्स जो क्लासरूम में हम देते हैं वो टिप्स इस वर्चुअल क्लास के माध्यम से आपको दें। मैं एक नैतिक दायित्व अपना समझ रहा था, नैतिक दायित्व समझ करके ही मैं यह क्लास प्रारंभ किया। अगर नहीं करता तभी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा क्या बताया जाए, मैं सोचा कि आप लोगों का कोई नुकसान न हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को किसी की भी रुचि है नहीं, केवल कुछ लोग 8-10 लोग ही वीडियोज़ देख रहे हैं, और उसके बाद पता नहीं नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे होंगे। बहरहाल यह आपका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए, बाहर चले जाइए, न रहिए। लेकिन अगर रहे इस ग्रुप में हैं तो प्लीज़ अपना अध्ययन जो है जारी रखिए, ठीक है ना। नहीं तो जितने लोगों को मैं देखूँगा नहीं देखे हैं वीडियोस उनके, अगर नहीं देख रहे हैं वो, तो मैं उनको बाहर कर दूँगा। कोई बहुत सिफारिश आपकी नहीं है, ठीक है। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि अगर सब्सक्राइब इस चैनल को न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, और ऐसे लोग जो अभी इस ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, आपके मित्र हैं, आपके परिचित हैं, उनके पास इसको शेयर कर दीजिए, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करिए। ऐसे लोग जो इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे विद्यालय में हैं लेकिन नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनके पास भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो हम जो जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं वो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। उस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत आज का हमारा प्रश्न है वह है बांग्लादेश का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। हमारा प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न लिख लीजिए, पुनः एक बार सुन लीजिए। हमारा बांग्लादेश का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया को समझाइए। हेडिंग आप डालेंगे बांग्लादेश का निर्माण, हेडिंग रहेगी बांग्लादेश का निर्माण। सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था। 1947 में, जैसा कि आपको मालूम है, भारत को विभाजित करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो जो बांग्लादेश इस समय है वह उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और जो इस समय पाकिस्तान है, जिसको आप पाकिस्तान के नाम से जान रहे हैं, वह पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक भाग था और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अनेक ऐसे कारण थे जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार से संतुष्ट नहीं थे। बहुत सी ऐसी स्थितियाँ थीं, ऐसे कारण थे जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, पूर्वी पाकिस्तान में जब यहाँ कह रहा हूँ तो इसका तात्पर्य आप लोग
वर्तमान बांग्लादेश से लगाइएगा। जब भी मैं पूर्वी पाकिस्तान कहूँगा उसका तात्पर्य वर्तमान बांग्लादेश से होगा, और जब पश्चिमी पाकिस्तान कहूँगा तो उसका तात्पर्य वर्तमान पाकिस्तान से होगा। तो बहुत से ऐसे कारण थे जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार से संतुष्ट नहीं थे और एक नए बांग्लादेश के रूप में अपना एक अलग देश बनाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। इसके बहुत से कारण थे क्यों उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करना चाहा। इसके बहुत से कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कुछ मुख्य कारणों का ही हम अध्ययन करेंगे। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे, उर्दू भाषा को थोपना तथा बंगाली संस्कृत की उपेक्षा। पुनः सुन लीजिए, उर्दू भाषा को थोपना तथा बंगाली संस्कृत की उपेक्षा। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के प्रति असंतोष उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके ऊपर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा उनकी अपनी एक समृद्ध भाषा थी, जिसका समृद्ध व्याकरण था, एक समृद्ध परंपरा थी। उसको नकार करके उनके ऊपर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, तथा बंगाली संस्कृत जो एक विशिष्ट संस्कृति है उसकी उपेक्षा की जा रही थी। अपनी इस उपेक्षा के कारण, बांग्ला भाषा और बंगाली संस्कृत की उपेक्षा के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक अलग बांग्लादेश की मांग की, क्योंकि वे इस व्यवस्था से नाराज थे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, राजनीति तथा प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व। राजनीति तथा प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व लिख लीजिए। इसके बाद है, पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र की जनता ने राजनीति और प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उनका कहना था कि मुझे भी प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में भी शासन में और प्रशासन में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का ही प्रतिनिधित्व था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के आम जनता काफ़ी नाराज थी, असंतुष्ट थी और पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व के खिलाफ एक जनसंघर्ष फैल गया, जिसका नेतृत्व पूर्वी पाकिस्तान के तत्कालीन नेता शेख मुजीबुर रहमान ने किया और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। अगली हेडिंग डाल लीजिए, 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीब को बहुमत। 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीब को बहुमत। इसको लिख लीजिए। आप पढ़ नहीं रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और देखिए हमको काफ़ी पसीना हो रहा है, मैं परेशान हूँ, लेकिन आप काफ़ी पसीना हो रहा है, मैं परेशान हूँ, लेकिन आपके हित के लिए, आपका नुकसान न हो, मैं यह कार्य संपन्न कर रहा हूँ। उसके बाद भी आप लोग वीडियो देख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीब को बहुमत। इसके बाद लिखिए, 1970 में जो आम चुनाव संपन्न हुआ उसमें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली जो अवामी लीग पार्टी थी उसको पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीटों पर विजय प्राप्त हो गई तथा संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में भी उसका बहुमत हो गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेताओं को पूर्वी पाकिस्तान का यह प्रभुत्व स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा की बैठक ही नहीं बुलाई और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।
पाकिस्तान के शासक, सैनिक शासक जनरल याहिया खां के नेतृत्व में वहाँ की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भीषण अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अगली हेडिंग डालिए, शरणार्थियों की समस्या तथा भारत पाक युद्ध। शरणार्थियों की समस्या तथा भारत पाक युद्ध। हेडिंग डालिए, शरणार्थियों की समस्या तथा भारत पाक युद्ध। पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर हजारों की संख्या में लोग जान बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने लगे। इन शरणार्थियों के भरण पोषण की विकट समस्या भारत के ऊपर आ गई तथा इस कारण उनके ऊपर हो रहे अमानवीय अत्याचार को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता उपलब्ध करानी प्रारंभ कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। वो युद्ध बहुत ही भीषण था और उसमें भारतीय सेना विजयी हुई और इतिहास में यह पहली घटना घटी कि पाकिस्तान के 90,000 से ऊपर सैनिकों ने भारत के सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह बहुत ही पहली घटना है। इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किसी भी देश की सेना ने नहीं किया था। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हो गया। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे, उसमें है कि अब आपकी जो अगली हेडिंग होगी, इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके बाद आपके प्रश्न के अगले भाग का उत्तर है बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना। हेडिंग डालिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना। बांग्लादेश में उसके निर्माण में भारत की मुख्य भूमिका थी। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की मुख्य भूमिका थी। इतिहास, भारत का इतिहास लोकतंत्र का इतिहास है, लेकिन बांग्लादेश का जो इतिहास है वह लोकतंत्र और सैनिक तानाशाही दोनों का मिला जुला इतिहास है। भारत के द्वारा भरपूर सैन्य और आर्थिक, सैन्य, नैतिक मदद के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के बाद जो वहाँ घटनाक्रम चला वह भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्थावान देश के समर्थन के बाद भी बांग्लादेश का जो इतिहास है वह लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों का मिला जुला इतिहास है। वहाँ के लोकतंत्र की स्थापना के चरण को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालिए, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। नंबर 1 है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना। 12 अप्रैल 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार का निर्माण हुआ। 12 अप्रैल 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 12 अप्रैल 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार का निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने अपना एक नवीन संविधान अंगीकृत किया जिसमें उसने संसदात्मक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश स्वयं को घोषित किया। ठीक है, जो 12 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश में जिस सरकार का गठन हुआ उस सरकार में संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकृत किया तथा उस अपने संविधान में संसदात्मक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश स्वयं को घोषित किया। अगली हेडिंग है संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षीय शासन की स्थापना।
संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षीय शासन की स्थापना। 1975 में 1971 में तो भारत बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करके संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की तथा जो अन्य दल थे, विपक्षी दल थे, उनकी मान्यता समाप्त कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ राजनीतिक तनाव व्याप्त हो गया और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों में 1975 में इतना भीषण रूप ग्रहण कर लिया कि सेना ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। इतनी विकट परिस्थिति हो गई थी कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो गया। अगली हेडिंग डाल लीजिए, सैनिक शासन। सैनिक शासन जो इस समय वहाँ की शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में, वे शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। वे इस पूरे परिवार को मार दिया गया था। वे इसलिए बच गई थी कि वे उस समय दिल्ली में पढ़ रही थी, दिल्ली में अध्ययनरत थी, इसलिए उनकी जान बच गई, नहीं तो यह भी खत्म कर दी गई थी। अगली हेडिंग डालेंगे, सैनिक शासन। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैनिक शासन स्थापित हो गया। वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल एसएम इरशाद मार्शल लॉ प्रशासक हो गए। सैनिक शासन स्थापित होने के बाद भी वहाँ लोकतंत्र स्थापित होने के लिए आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन में वहाँ के नवयुवकों, वहाँ के छात्रों की मुख्य भूमिका थी। इन आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि जनरल इरशाद को बाध्य होकर के राजनीतिक गतिविधियों की छूट देनी पड़ी। इस राजनीतिक गतिविधियों की छूट के परिणाम स्वरूप वहाँ चुनाव हुए और उस चुनाव में जनरल इरशाद ने स्वयं को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित करा लिया। परंतु 1990 में जनता के बढ़ते हुए दबाव के कारण जनरल इरशाद को अपना पद छोड़ना पड़ा और पुनः चुनाव की घोषणा करानी पड़ी। अगले हेडिंग डालेंगे, पुनः लोकतंत्र की स्थापना। पुनः लोकतंत्र की स्थापना। 1991 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली पुनः स्थापित हुई, जो आज तक विद्यमान है तथा शेख हसीना लगातार 2 चुनाव में बहुमत प्राप्त करके वहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। उन्हीं के पार्टी की सत्ता है, इस समय भी वे ही वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बांग्लादेश में धीरे धीरे ही सही लोकतंत्र की पौध मजबूत हो रही है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ पसंद आएगा, आपकी अध्ययन में रुचि होगी। जो भी आपको दिक्कत हो आप उनसे पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।